चलिए तो शुरू करते हैं। लास्ट लेसन में हमने पढ़ा या लास्ट एपिसोड में हमने पढ़ा क्या कैसे अपना इंडिया एक फेडरलिज्म कंट्री है। ठीक है, फेडरलिज्म कंट्री। और मैंने वहाँ पे बताया भी था आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिस्ट वगैरह होती हैं जिससे पता चल जाता है कौन सा किसके अंडर में सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट मतलब कौन सी चीज़ किस गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो उस हिसाब से हमारे पास चार लिस्ट है। पहली है यूनियन लिस्ट। क्या है? यूनियन लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो सारे जो नेशनल इंपॉर्टेंस के जो भी अपने सब्जेक्ट्स हैं वो सब किस में आते हैं? यूनियन लिस्ट में आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट मेक लॉज रिलेटेड टू दीज सब्जेक्ट। तो जितने भी अपने जो सब्जेक्ट्स हैं जो इस लिस्ट में आते हैं उसमें जो भी नियम कानून जो भी लॉज वगैरह बनते हैं वो कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। एग्जाम्पल जैसे डिफेंस है, बैंक है, करेंसी है, फॉरेन अफेयर्स हैं, एक्सेट्रा। ये सब के ऊपर जो भी लॉ वगैरह लगेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। और टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? 97 सब्जेक्ट्स हैं यूनियन लिस्ट में। सब्जेक्ट्स कौन से कहलाए? यही, जैसे ये डिफेंस हो गया तो डिफेंस एक सब्जेक्ट है, बैंक हो गया बैंक एक सब्जेक्ट है, करेंसी हो गया करेंसी एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे टोटल 97 सब्जेक्ट्स हैं यूनियन लिस्ट में। अब स्टेट लिस्ट की बात करते हैं। कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ लोकल इंपॉर्टेंस एंड डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। जो रोज़ाना ज़िंदगी की जो हमको चीज़ें लगती हैं और एडमिनिस्ट्रेशन जो लगता है, जैसे पुलिस की बात कर लें, कुछ हो जाता है अपने आसपास तो हम पुलिस को बुलाते हैं। तो ये कौन मैनेज करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती है। इसीलिए वो जो पुलिस गवर्नमेंट होती है ना तो उनका एक स्टेट के साथ नाम होता है। जैसे एमपी पुलिस, हरियाणा पुलिस है ना, दिल्ली पुलिस, ऐसे जुड़ा होता है ना। और जैसे अगर आर्मी की बात करें, डिफेंस की बात करें, आर्मी, तो ये क्या होता है? इंडियन आर्मी बोलते हैं, इंडियन एयरफोर्स बोलते हैं, इंडियन नेवी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा कंट्री जुड़ी हुई है उससे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन सब्जेक्ट टू लोकल इंपॉर्टेंट। जो रोज़ाना ज़िंदगी के जो हमें जो लगता रहते हैं वो सब इसमें आता है, स्टेट लिस्ट में आता है। स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉज रिलेटेड टू दी सब्जेक्ट। और इस पे कौन नियम कानून बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, एक्सेट्रा। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं कुछ। और टोटल कितने हैं? 66 सब्जेक्ट्स आते हैं इस स्टेट लिस्ट में। अब कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें, कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ सेंट्रल स्टेट। मतलब इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों क्या करती हैं? ऑपरेट करती हैं, दोनों एक साथ चलती हैं। जैसे एजुकेशन की बात करें तो एक स्टेट में सीबीएसई बोर्ड भी होता है, आईसीएसई बोर्ड भी होता है, प्लस उस पर्टिकुलर स्टेट का स्टेट बोर्ड भी होता है। तो वहाँ पे सेंट्रल भी काम कर रही होती है और स्टेट भी काम कर रही होती है। तो दोनों है ना, बोथ गवर्नमेंट मेक्स लॉज। तो इसलिए बोथ गवर्नमेंट मेक्स लॉज। ठीक है, एजुकेशन, मैरिज, एडॉप्शंस, एक्सेट्रा। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आ जाते हैं? एजुकेशन आ जाता है, मैरिज आ जाता है, एडॉप्शन आ जाता है ना। टोटल 47 सब्जेक्ट्स हैं इस लिस्ट में। ठीक है, और जैसे अगर कभी इन दोनों गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के लॉज क्या हो गए आपस में? अगर लड़ गए, मतलब लड़ गए इन द सेंस ओवरलैप कर गए कि नहीं हमारा लॉ मानो, नहीं हमारा लॉ मानो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ माने जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के नहीं माने जाते। अब आती है लास्ट लिस्ट, रेसिडरी लिस्ट। ये रेसिडरी लिस्ट एक्चुअली में है नहीं। ये तीन लिस्ट आपकी मेन थी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया उसके बाद ये रेसिडरी लिस्ट आई। मतलब ऐसी चीज़ है जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन चुका उसके बाद जो डेवलप हो रही हैं तो वो वाली चीज़ इस लिस्ट में आती है। इंक्लूड सब्जेक्ट दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड। तो मतलब ऐसी चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आया है ना, कॉन्स्टिट्यूशन पहले बन चुका है उसके बाद जो जो नई चीज़ है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि कंप्यूटर, कंप्यूटर कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद ही कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट किस में आएगा? कौन अपनी रेसिडरी लिस्ट में आएगा। ठीक है, और इसको कौन देखेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट विल मेक लॉ। इसको देखेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज पॉलिसी की। एक छोटा सा टॉपिक है लैंग्वेज पॉलिसी। ठीक है, तो जो हमारा इंडिया है, जो हमारी कंट्री है इंडिया, इसमें कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हमारा जो कंट्री है नेशनल लैंग्वेज नहीं है, नो नेशनल लैंग्वेज। हाँ, नेशनल लैंग्वेज नहीं है पर ऑफिशियल लैंग्वेज एक है जिसको हम अपनी मातृभाषा बोलते हैं। वो क्या है? हिंदी। हिंदी इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया।
तो हिंदी को क्या कर लिया अपन ने, ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया, पर वो नेशनल लैंग्वेज नहीं है कि मतलब उसी से रिप्रेजेंट हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 21 लैंग्वेज होनी चाहिए। 21 लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अपना जो ये यहाँ पर लैंग्वेज है, लैंग्वेज, तो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कितने 21 लैंग्वेजेस क्या की है, रिकॉग्नाइज कर दी है। 21 लैंग्वेज कैसे हुई होंगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टेट की भी कुछ कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज उनकी खुद की है ना। तो उनको सबको जोड़ते हुए 21 लैंग्वेजेस अपने इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। और कैंडिडेट्स कैन ऑप्ट टू द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दिस 22 लैंग्वेज फॉर अ सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन। अगर एक कैंडिडेट है, एक विद्यार्थी, एक बच्चा है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या दे रहा है, एग्ज़ाम दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दे रहा है, तो वो 22 लैंग्वेजेस में से कोई भी लैंग्वेज ऑप्ट कर सकता है पेपर देने के लिए। अब चाहे वो उसके पर्टिकुलर स्टेट की हो वो ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी हो, इंग्लिश हो, वो किसी में भी दे सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम, ठीक है। स्टेट हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसा कि मैंने बताया था कि पर्टिकुलर स्टेट की भी कुछ कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, ठीक है। इंग्लिश एक्ट एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट और इंटर स्टेट वर्क। तो जो अपने गवर्नमेंट के बीच में काम चल रहा होता है, गवर्नमेंट के बीच में जो काम चल रहा होता है, ठीक है, या जो भी फॉरेन अफेयर्स होते हैं, इसमें इंग्लिश एक्ट करता है एक मीडियम क्या करने में, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र या कम्युनिकेशन करने में, ठीक है। बस यहाँ पर आज का टॉपिक ख़त्म होता है। अब एक छोटा सा टॉपिक बचा है जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो लाइक कर दें, जल्दी से शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें।